मंच पर उपस्थित आदरणीय रुबेन बनर्जी जी, आदरणीय इंद्रनील राय जी, हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर से सांसद आदरणीय दीपक बैद जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी, सबसे पहले आउटलुक को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत सारे गैर जरूरी मुद्दों के तूफानों के बीच में एक दिया जलाते हुए वास्तविक ज़रूरत के मुद्दे पर की पहचान की। आपने असली सवालों को सामने लाने का साहसिक काम किया और यही वजह है हम सब यहाँ जाति धर्म जैसे समाज को आपस में बांटने वाले मुद्दों के बजाय सुपोषण पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं। मेरा मानना है कि तीसरी दुनिया के तमाम देशों के सामने बहुत लंबे समय से कुपोषण बहुत बड़ी समस्या रही है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और समाज के किसी भी हिस्से में काम करने वाले व्यक्ति या संगठन के लिए यह समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें चांद से ज़्यादा ज़रूरत अपनी धरती में ही जीवन खोजने की है। कुछ 4 साल पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था, भारत दुनिया का ऐसा अकेला देश है जो सबसे ज़्यादा अशिक्षित और अस्वस्थ लोगों के साथ वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, न तो पहले कभी ऐसा हुआ है और न भविष्य में ऐसा होने वाला है। केरल का उदाहरण सामने है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, तब केरल भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य था। 1960 में केरल राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य योजना लागू करने का फैसला किया, जो एक गरीब राज्य के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह फैसला अमल में लाया गया और परिणाम सामने हैं। केरल आज उन राज्यों में से एक है जहां कुपोषण की समस्या सबसे कम है। मैं आंकड़ों की बाजीगरी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के नाते यह चिंता जरूर करता हूं कि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं होने के कारण हमारे यहाँ गरीबी की प्रतिशत 37 से बढ़कर 39.9% क्यों हो गया। 15 साल की सरकार के चमकते हुए विकास के दावा इस आंकड़े के प्रकाश में ही झूठा क्यों ना माना जाए। कुपोषण की वैश्विक दर यदि 22% है तो छत्तीसगढ़ अभी भी 30% से अधिक कुपोषण के साथ बहुत पीछे है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.7% बच्चे कुपोषण का शिकार है, तो छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 37.7। आदिवासी इलाके में यह प्रतिशत और अधिक है। महिलाओं में खून की कमी और वजन कम होने के आंकड़े भी हैं। ये सब चिंतित करने वाले हैं। ऐसा अगर भारी भरकम विकास हो रहा था तो ऐसे कैसे हुआ कि हमारे बच्चे और माताएं कुपोषित हो गई। यह तो मानना पड़ेगा कुपोषण का सीधा संबंध गरीबी से है। हमें सबसे पहले गरीबी दूर करने को ही लक्ष्य करना पड़ेगा। हमारी यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना लागू की है, जिससे गरीबी रेखा से 14 करोड़ परिवारों को बाहर निकालने में मदद मिली। खाद्य सुरक्षा कानून ने भी आबादी के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में बड़ा योगदान दिया। हम देश में न्यूनतम आय की योजना लागू करना चाहते थे। इसमें 25 करोड़ आबादी
को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन विडंबना है कि गरीबी दूर करने का अभियान सत्ता परिवर्तन का शिकार हुआ और प्रगति का रथ उल्टा चलने लगा। असल चिंता अब सिर्फ भूख मिटाने तक सीमित रही, बल्कि क्या खाएं, क्या खिलाएंगे, जो किसी शिशु, किसी व्यक्ति को स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास दे, यह सोचना जरूरी है। यह विषय हमारी परंपराओं में भी था। विभिन्न समाजों और समुदायों में अर्जित अनुभव में भी इनका समाधान था। इसलिए हम उस तमाम ज्ञान को खारिज करके आगे नहीं बढ़ सकते। उसे नई खोज, नई सुविधाओं से जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं सवाल इस मंच से पूरे समाज के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्या आज खोज करने की ज़रूरत है कि दूध और अंडा शाकाहारी या मांसाहारी? यदि हमारे पास अनेक विकल्प हों और हम समुदायों को यह चुनने का अधिकार दे सकते हों कि वे अपने खान पान की परंपराओं के अनुसार जो चाहें खिलाएं पिलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ केवल पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बल्कि शरीर में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत के अनुसार खाना है। और इसमें बुराई क्या है? किसी ने कहा है, दरिया से भी लौट जाते हैं मुसाफिर प्यारे साहब, हर पानी की फितरत प्यास बुझाना नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जागरूकता भी आज समाज की बड़ी ज़रूरत है। देश और दुनिया में आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें भयादोहन एक बड़ा हथियार है। एक जाति, एक समुदाय, एक समाज दूसरे के लिए खतरा है, यह बताकर जब राजनीति की जाती है, तब कुपोषण जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाता है। आज फिर दुनिया को युद्ध का डर बताकर राजनीति करने वाले सफल होते हैं, लेकिन मेरा मानना है असली आक्रमण तो काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, जिसे कुपोषण के रूप में परिभाषित करना भर बाकी है। वास्तव में कुपोषित पीढ़ियों से घिरा देश इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर फिर से खड़ा करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आज का समय इस वास्तविक आक्रमण के हर चाल को समझने को है और सुपोषण के द्वारा एक स्थायी जंग जीतने का है। इसलिए मैं कहता हूं कि आउटलुक और छत्तीसगढ़ की सरकार और उसके मुख्यमंत्री के रूप में हमारी चिंता बहुत बड़ी है। इस चिंता का विस्तार एक मजबूत पीढ़ी, मजबूत समाज और मजबूत देश निर्माण तक का है। यह आज की बड़ी और वास्तविक ज़रूरत है। यह मंच इस बात का गवाह है कि चिंता छत्तीसगढ़ की है, यह चिंता पूरे देश की है। इस लड़ाई को एक सिरे से हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, एक्टिविस्ट और आप जैसे जागरूक मीडिया के साथी थामे हुए हैं, तो दूसरे सिरे पर यह जिम्मेदारी लोक कल्याणकारी सरकारों की है। अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को भोजन का अधिकार दिया, कानून बनाकर। यह अधिकार कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई के लिए सशक्त औजार बना है। कुपोषण हमारे देश के सर्वांगीण विकास में इतनी बड़ी बाधा थी कि सर्वोच्च अदालत ने इसकी चिंता की। याद ही होगा कि 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। कांग्रेस पार्टी जब लोक कल्याण की अपनी जिम्मेदारी की बात करती है, तो उसके सामने समाज का सबसे वंचित तबका होता है, वही जिसे बापू के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति कहा था। अतीत की कांग्रेस सरकार ने, फिर यूपीए ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास के मॉडल को अपना आदर्श माना। हमने आप जैसे विशेषज्ञों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सलाह के आधार पर जनता की वास्तविक ज़रूरतों को पहचाना और उस आधार पर जनहितैषी नीतियां अपनाई। हमने यह महसूस किया कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में स्त्री पुरुषों के बीच की गैर बराबरी एक बड़ी बाधा है। पोषण आहार के मामले में इस गैर बराबरी को भी दूर करना ही होगा। इस गैर बराबरी को दूर किए बिना
न तो स्त्री सशक्तिकरण की बात की जा सकती है और न ही निरोगी स्वस्थ तंदुरुस्त शिशु की ही बात। और इनके बिना कोई विकास पूरा कैसे होगा। दरअसल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के कई आयाम हैं। अगर गैर बराबरी चुनौती है तो गरीबी भी उतनी बड़ी चुनौती है। अगर पौष्टिकता के ज्ञान का अभाव चुनौती है तो उसके राजनीतिक इरादों का अभाव भी बड़ी चुनौती है। हम कुपोषण के खिलाफ नीतियां बनाते चलें और उस पर अमल न कर पाएं, यह भी एक बड़ी चुनौती है। आज भी अगर भारत में 5 साल के कम उम्र के शिशुओं का बौनापन दुनिया का 1/3 है तो हमें लगता है कि कुपोषण के खिलाफ लंबी लड़ाई अभी लड़ी जानी है। कुपोषण के खिलाफ इस विचार मंथन में बहुत से विशेषज्ञ शामिल हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हैं। आप सभी के पास देश और दुनिया के आंकड़े हैं। आपके पास हर राज्य और हर जिले के आंकड़े हैं। देखिए ये आंकड़े कितने भयावह हैं। देखिए ये आंकड़े हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे सभी बुद्धिजीवी यह जानते हैं कि विभिन्न कारणों से होने वाली शिशु मृत्यु का प्रकोप 60% अधिक कुपोषित बच्चों पर होता है। यदि कुपोषण व एनीमिया को एक बीमारी के रूप में चिन्हांकित कर लक्षित किया गया तो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण सुगम होगा। यदि हम पोषण व स्वास्थ्य के जीवन चक्र का अध्ययन करें तो पाएंगे कि कुपोषित किशोरी कुपोषित माँ बनती है। एक कुपोषित माँ एक कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है और यह बच्चा कुपोषित बच्चे के रूप में होता है। बौनापन कुपोषण का एक प्रकार है जिसे लंबे समय से सही पोषण न मिलने से प्रजाति में बौनापन आ जाता है। यह बौनापन जीवन कुचक्र को पूरा करता है तथा उस राष्ट्र उस राज्य के लिए संपत्ति नहीं बन पाता है। न्यूट्रिशन बैरियर या न्यूट्रिशन गैप को समाप्त करते हुए कुपोषण के इस चक्र को ही सही समय पर सही रूप से व समन्वित प्रयास द्वारा लक्षित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सहस्त्राब्दी के विकास के लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए भी पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर न केवल विचार करना अपितु समग्र सुनियोजित व प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। फूड गैप की समस्या तो ठीक से समझना होगा। पोषण व स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्र में न केवल राष्ट्र अपितु राज्य के 20 से अधिक विभाग कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न भागीदारी संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी, एमआई केयर, टाटा फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंदा गेट्स आदि सभी इस दिशा में कार्य करते हैं। मुझे लगता है इन सब के बीच सही समन्वय का अभाव है। समन्वय की रणनीति से न केवल धन और समय की बचत होगी वरना ऊर्जा को सही दिशा में भी उपयोग में लाया जा सकता है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। गांव में पला, गांव के स्कूल में पढ़ा, गांव की मिट्टी में खेला, गांव के तालाब में नहाया और गांव के अमरूद तोड़कर ही खाए। मुझे याद नहीं पड़ता कि गांव की परंपरा खाद्य सामग्री को नियमित व संतुलित रूप से खाने वाला शायद ही कोई बच्चा बीमार हो या कुपोषित हो। हम अपनी परंपरा, अपनी मिट्टी से उपजी खाद्य सामग्री से जब दूर होते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशन गैप या कुपोषण जैसी कठिनाइयों का इलाज परंपरागत पद्धतियों में नहीं ढूंढते हैं, जिससे यह समस्या ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले 4 बिंदुओं की पहचान की है जो वास्तविक में हमारे रग रग में रचे बसे हैं, लेकिन हम पिछली सरकार ने इसकी उपेक्षा की है। नरवा यानी जल संसाधन, गरवा यानी पशुधन, घुरवा यानी अपशिष्ट पदार्थों से जैविक खेती और बाड़ी मतलब हर घर में एक किचन गार्डन या बैकयार्ड फार्म। यहाँ बाड़ी से अर्थात किचन गार्डन को समझने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में ही पौष्टिक फल सब्जियाँ उपजाई जाए तो हर घर में कुपोषण दूर करने का इंतजाम होगा। इस परंपरा को जीवित करने के लिए हमने हरियाली और पर्यावरण से
के परंपरागत त्यौहार हरेली को महत्व दिया और पहली बार हरेली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करके जनभावनाओं को हरेली से जोड़ा। हम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं किसान बाजार के अभाव में फल सब्जियों की खेती बाड़ी न छोड़ दें। इसलिए हमने हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई है। विडंबना है कि जिन आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है वहीं काजू, चिरौंजी और शहद पैदा होता है। हम इन उत्पादों के बीज में भी समुचित उपयोग की योजना पर काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अमर सेन जी से सहमत हूं और चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को पहले एक शिक्षित स्वस्थ राज्य में बदला जाए, तभी हम विकास के सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हमने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम राज्यों में यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना लागू करेंगे और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज भी अगर हमारे समाज में पोषण आहार के मामले में स्त्री और पुरुषों के बीच गैर बराबरी मौजूद है तो जानिए हमें कुपोषण के खिलाफ अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। छत्तीसगढ़ में हमने इन तमाम चुनौतियों को महसूस किया है। हमने महसूस किया कि यदि किसान कर्ज से लदा रहेगा तो अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन के इंतजाम कैसे करेगा। अगर उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी और अंततः इसका असर तो उसके और उसके परिवार की सेहत पर तो पड़ेगा ही। हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के अल्पकालिक कर्ज माफ़ किए। हमने किसानों के धान के समर्थन मूल्य देश में सबसे ज़्यादा 2500 रुपये क्विंटल में खरीदा। हमने आदिवासी अंचल में तेंदुपत्ता भी देश में सबसे ज़्यादा 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा। एक समय था जब एक सरकार थी जब डीएमएफ से छत्तीसगढ़ के तमाम गैर जरूरी निर्माण होते थे। अब हमने इस मत को शिक्षा और सुपोषण से जोड़ा है। हमने उद्योग न लगाने पर बस्तर के आदिवासियों को 4200 एकड़ ज़मीन वापस की है। यदि आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने की हमारी कोशिशों का हिस्सा ही है जो अंततः कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से जुड़ती है। साथियों, मुझे गर्व है यह कहने में कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को छत्तीसगढ़ सरकार अगले चरण पर ले जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि भूख पर विजय पाएं, सुपोषित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। हमने महसूस किया है कि मिड डे मील में अंडा एक बड़ी ज़रूरत है। अंडे की पौष्टिकता निर्विवाद है, फिर भी कतिपय तत्वों ने गरीब की ज़रूरत की चिंता नहीं की और अंडा बांटने की हमारी योजना में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन इस योजना को जनता का भरपूर साथ मिला। वास्तविक रूप से हमने उन बच्चों का भी ख्याल रखा जो अंडा नहीं खाते। हमने सार्वभौम पीडीएस को भी जनता की ज़रूरत के अनुकूल बनाया है। दरअसल जिस गैर बराबरी का जिक्र मैं कर रहा था उसे भी इस तरह से जनहितैषी शासकीय प्रयासों से दूर करने में मदद मिलेगी। हम इस रास्ते पर हैं। हमारी सरकार मानव विकास के बेहतर लक्ष्य को हासिल करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानेगी। छत्तीसगढ़ का सच हमारे सामने है और इसी आधार पर हम एक सुविकसित, सुपोषित, स्वस्थ राज्य का सपना देख रहे हैं। आप सब विद्वानों के सुझाव और सहयोग से हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास है। जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।